हे गाइस, मेरा नाम है राकेश और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग से शुरू करनी है। पहली क्लास है तो अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होगा, कैसे होगा, ये हम पर्टिकुलर किसी अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये शुरू करते हैं कि स्टैंडर्ड क्या होते हैं। किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स और कुछ ना कुछ रेगुलेशंस बने होते हैं। वही रूल्स और रेगुलेशंस स्टैंडर्ड होते हैं। सर नहीं समझ आया, थोड़ा डिटेल में बताओ। अच्छा देखो, रोड पे बहुत सारे लोग चलते हैं। अगर सोचोगे कोई रूल्स और रेगुलेशन होते ही नहीं, कोई लेफ़्ट चल रहा होता, कोई राइट चल रहा होता, कोई मेरे जैसा राजा वो बीच में ही चलता, क्या होता? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते, परिणाम क्या होते? परिणाम ये होते कि एक्सीडेंट्स होते, कैजुअलिटीज़ होती, कई डिसेबिलिटीज़ होती, फिनेंशियली लॉस होता, फिज़िकली लोगों को लॉस होता। तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। स्टैंडर्ड क्या बनाया गया कि कोई भी बंदा हो वो क्या करेगा, वो हमेशा कहाँ चलेगा, रोड के लेफ़्ट में चलेगा। ठीक है, तो जहाँ रोड के लेफ़्ट में चलने की बात है वहाँ स्टैंडर्ड बन गया। और स्टैंडर्ड बना तो स्टैंडर्ड बनने के साथ साथ कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन बन गए। सेम चीज़ वही हुई किसमें, अकाउंटिंग में। अच्छा पूछे अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड किस लिए बने? अकाउंटिंग में तो किसी चीज़ का लॉस है ही नहीं। लॉस तो है अकाउंटिंग में भी। अकाउंटिंग में किस चीज़ का लॉस है? तो अकाउंटिंग में जो सारा मैटर होता है वो रिलेटेड होता है पैसों से, मनी से। तो मनी की जहाँ कैजुअलिटीज़ होगी वहाँ किसी ना किसी को फिनेंशियली लॉस होगा ही होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारी संस्थाएँ हैं, सरकार खुद है, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो नहीं चाहते कि उन्हें फिनेंशियली लॉस हो। तो इसके लिए किसी एक संस्था ने क्या किया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। शुरू करते हैं क्लास को। और मीनिंग जो नॉर्मली इसका मीनिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग ऐसे समझो, ये हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा सर डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं? कोई भी चीज़ भाई अगर लिखी जाएगी तो किसी ना किसी कागज़ पे लिखी जाएगी ना, और कागज़ क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज़ है रिटन है। सर ओरल क्यों नहीं है? ओरल इसलिए नहीं है भाई क्योंकि 100 बका और 1 लिखा। मतलब कि मैंने बोला ये कि आज से क्रेडिट शब्द अकाउंटिंग से हट गया है। ठीक है, तो क्या सारी एंट्री डेबिट से करोगे? चलो मान लो कर भी ली, कुछ नियम भी बन गए, पर बोला हुआ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है रिटन, मतलब लिखा हुआ। तीसरी चीज़ पॉलिसी। पॉलिसी मतलब वही रूल्स और रेगुलेशन। तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो किससे रिलेटेड हो, पॉलिसी से रिलेटेड हो, वो क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने से वो हमें किन चीज़ों के लिए इंश्योर करता है? सीधा सा अगर मैं पूछूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बेनिफिट क्या देता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बेनिफिट क्या देता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने के बाद जितने भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब हर संस्था के लिए जब एक ही टाइप के स्टैंडर्ड्स बन गए तो उनके डॉक्यूमेंट अगर हम आपस में मैच करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होंगे। वो कभी भी झूठा व्यू नहीं दिखाएंगे, वो ट्रू एंड फेयर व्यू ही शो करेंगे। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे होगी, निरंतरता कैसे होगी? कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जब फॉलो कर लिया तो उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंटिन्यूटी में फॉलो करना है। ऑब्वियसली बात है, अगर एक ही काम कंटिन्यूटी में करेंगे तो प्रैक्टिस में क्या मैन परफेक्ट, तो वो चीज़ धीरे धीरे अच्छे से एस्टैब्लिश होगी। कंपैटिबिलिटी, अगर स्टैंडर्ड एक ही नहीं होंगे तो राम की अलग कंपनी है, श्याम की अलग कंपनी है, वो आपस में कंपेयर करते हैं किसको कितना प्रॉफिट हो, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। रिलायबिलिटी, अगर स्टैंडर्ड ही नहीं है किसी चीज़ के तो रिलायबल कैसे हो पाओगे? जैसे रोड वाला एग्जांपल अगर मैं वापस लेता हूँ कि एक बंदा सामने से आ रहा है राइट से, एक लेफ़्ट से जा रहा है। अगर दोनों अपनी अपनी लेफ़्ट साइड में नहीं चलेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? वैसे ही रिलायबल कैसे होंगे, उसको पता है वो भी लेफ़्ट में चलेगा, मैं भी अपने लेफ़्ट में चलूँगा। तो वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो जाते हैं। एडुकेसी, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए हैं तो वो पर्याप्त है। उसके अलावा हमें अलग से कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? सवाल ये आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? अच्छा, इशू करने से पहले ये समझो कि कौन कौन इशू कर सकता है। कौन करता है वो बाद की बात है, कौन कौन कर सकता है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर सकती है गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है। सरकार की बात आती है तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट, भाई जहाँ पे भी नॉर्मल सरकार लिखा हुआ है वहाँ ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी मतलब
कोई ऐसी अकाउंटिंग बॉडी होगी इंडिया में जो एक्सपर्ट है अकाउंट्स के अंदर, तो वो इशू कर सकती है। अब भारत के अंदर जो सबसे हाईएस्ट एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी है वो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो कर सकती है। अदर रेगुलेटरी बॉडी कौन सी आ गई, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आ गई, तो वो भी चाहे तो कर सकती है। अभी आगे आगे जैसे समझेंगे तब समझ में आएगा। तो कुल मिला के 3 ऐसे संस्थाएं हैं अपने पास में, या 3 ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट कर सकती है, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कर सकती है, अदर रेगुलेटरी बॉडी कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि अभी इशू कौन करता है, प्रेजेंट टाइम में है जो कौन इशू करता है। तो 2 सेक्टर हैं हमारे पास, एक कॉरपोरेट सेक्टर है और एक नॉन कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, नॉन कॉरपोरेट जो मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगी गवर्नमेंट, जो नॉन कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगी ICAI। ये सिर्फ रूल है कि गवर्नमेंट कॉरपोरेट के लिए करेगी और नॉन कॉरपोरेट के लिए ICAI करेगी, पर प्रेजेंट में कौन कर रहा है उसके लिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक रेगुलेटरी बॉडी का सपोर्ट लेती है। अच्छा, इंडिया में सबसे पहली बात है, इंडिया में अभी पूछे कि कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, फिर वो इशू करने से पहले जो गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी है उससे सपोर्ट लेती है, उसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। हो सकता है वो किसी और पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने स्टैंडर्ड बना रही है तो किसी और रेगुलेटरी बॉडी से हेल्प ले, पर नॉर्मली कॉरपोरेट मामलों के लिए क्योंकि स्टैंडर्ड बनते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हो गया। अच्छा, साथ में नफ्रा की एडवाइस ली जाती है। सर ये क्या चीज़ आ गई, नफ्रा कौन आ गई? नफ्रा है नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इंडिया के अंदर एक बॉडी बन रखी है जिसका काम यही है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने बना दिए हैं उनको जांचेगा, उसमें कुछ जो अल्ट्रेशन करने होंगे, जो बदलाव करने होंगे उन्हें बोलेगा, और साथ ही साथ ICAI को एडवाइस भी करेगा। तो जो बॉडी बन गई वो है नफ्रा, नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। वापस चलता हूँ, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? ICAI। ICAI एक रेगुलेटरी बॉडी है जिससे मदद लेता है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए? ICAI ने। ICAI ने हेल्प ली किसकी? MCA की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की। इसकी हेल्प से बनने के बाद में ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे किसको? नफ्रा को। नफ्रा क्या करेगी? नफ्रा अपनी एडवाइस देगी, एडवाइस देने के बाद वापस किसको भेज दिए जाएंगे? तो वापस आ जाएंगे वो ICAI के पास में। ठीक है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा और आगे इशू हो जाएगा। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या इशू कवर करता है? थ्योरेटिकल बातें हैं, कभी ऑप्शनल क्वेश्चन कहीं मिल जाता है MCQ वगैरह, तो उसके आंसर के लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको एक पहचान मिलेगी, उनको एक मान्यता मिलेगी या रिकग्निशन मिलेगा। ठीक है, उसका मापांकन अच्छे से हो पाएगा। मापांकन का मतलब क्या होता है? जैसे दूध लीटर में नापा जाता है, सब्जी किलो में नापी जाती है, कुछ केले वगैरह हैं डजन में नापे जाते हैं तो मेज़रमेंट का कोई ना कोई मेथड होना चाहिए ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक मेज़रमेंट दे दिया कि किसी भी पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो उसको किस मेज़रमेंट पे मापना है। अलग अलग जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे अपन, वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। प्रेजेंटेशन मतलब आपको किस हिसाब से प्रस्तुतिकरण करना है अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट का, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। उसका डिस्क्लोज़र कैसे करना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बताना है, फुल डिस्क्लोज़र करना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को करना है, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को करना है, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। फिर अपन आगे चलते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो हुआ क्या, ICAI ने एक बोर्ड का गठन किया। ICAI ने एक बोर्ड का गठन किया, उस बोर्ड का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। गठन कब किया था? तो 21 अप्रैल 1977 को। लिख देता हूँ वापस, ICAI ने एक क्या बनाया? एक बनाया बोर्ड। बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड नहीं, बोर्ड बनाया। नाम क्या रखा? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बनाया? 21/4/1977 को। देखो 2 1 3 तो हो गए, 3 से अगला महीना 4 हो गया और ये हो गया 1977। ठीक है, तो एस किसने डेवलप किए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है, अच्छा
दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये आता है, कई कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या किसी लॉ से ज़्यादा हो सकता है? मतलब सरकार ने नियम कुछ और बना रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और बन गया, तो क्या फ़ॉलो करेंगे, लॉ फॉलो करेंगे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सीधा सा जवाब है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई बनाती है और लॉ जो है वो पार्लियामेंट में बनती है, संसद में ना। तो जब सरकार ने कोई चीज़ फिक्स कर दी है तो उसके लिए आईसीआई को अपन मतलब ये समझो कि सरकार को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। सरकार ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, आईसीआई उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उसको कभी भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता। अच्छा, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक स्पेसिफिक डेट होगी, उस स्पेसिफिक डेट से उसको कंपल्सरीली लागू माना ही जाता है। जैसे अगर किसी को 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई कर दिया गया है तो उसको 2016 की उस पर्टिकुलर डेट से अप्लाई माना जाएगा, उसे बैक डेट से नहीं माना जाएगा, उसे उस पर्टिकुलर डेट से कंपल्सरीली लागू किया जा सकता है। अच्छा, सवाल ये आता है कि आज तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं? तो आज तक आईसीएआई ने टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए हैं। अच्छा, आप भी प्रेजेंट में कितने एप्लीकेबल हैं? तो अभी प्रेजेंट में सिर्फ 27 ही एप्लीकेबल हैं। अभी प्रेजेंट में 27 ही एप्लीकेबल हैं। क्यों? दो का क्या किया गया? दो का ये किया गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 था उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मर्ज कर दिया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 8 था उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में मर्ज कर दिया गया। सर ये बताओ ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या होता है? सब्र रखो, टाइम आएगा, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शॉर्ट लैंग्वेज में अच्छे से समझाऊंगा। पर फिलहाल के लिए ये समझो कि आईसीआई ने अब तक 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं। एट प्रेजेंट सिर्फ 27 ही एप्लीकेबल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, 8 को 26 में मर्ज कर दिया गया है। मर्ज का मतलब ये अब नहीं रहे, 6 और 8 बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। सर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई लिमिटेशंस भी है? बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 लिमिटेशंस है जो आप लोगों को समझनी है। पहली लिमिटेशन क्या है कि डिफरेंट फिनेंशियल ट्रीटमेंट को चुनने की कठिनाई होती है। सर डिफरेंट फिनेंशियल ट्रीटमेंट कैसे? डिफरेंट फिनेंशियल ट्रीटमेंट ऐसे, आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे 2, उसमें वैल्यूएशन होता है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप लीफो पढ़ोगे, फीफो पढ़ोगे, वेटेड एवरेज पढ़ोगे। तो कंसेप्ट क्या आएगा कि सर मैं किस पे वैल्यू करूँ उसको, ये मेरे को समझाओ तो सही। तो अकाउंटिंग मेथड अलग अलग बने, इससे क्या होती है, फिनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होती है, जो संस्थाएं होती है, वो कंफ्यूज हो जाती है कौन सा फिनेंशियल ट्रीटमेंट करें। तो ये थोड़ी कठिनाई है, पर हर संस्था अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप कैसे? रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऐसे, आईसीआई ने बोल दिया कि ये जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को तुम कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लेस पे तुम वैल्यू करोगे। तो अब संस्थाएं इस पे बाउंड हो गई ना, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अगर हो सकता है मार्केट वैल्यू को इसमें बीच में नहीं डाला, सिर्फ नेट रियलाइजेबल वैल्यू को बीच में डाला। क्यों? तो स्कोप आईसीआई ने रेस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित क्षेत्र कर दिया। और आपको तो पता है हर चीज़ का कहीं ना कहीं क्षेत्र क्या होता है, सीमित। आज की हमारी क्लास इतनी ही है, ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होगी, शॉर्ट क्लासेस होगी, शॉर्ट नोट्स होंगे। और उसके साथ ही हर पर्टिकुलर दिन मैं कोशिश करूँगा कि एक मैं टॉपिक ऐड करूँ। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन की क्लास आज ख़त्म होती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बताएं कि पर्टिकुलर क्लासेस हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की स्टार्ट हुई है। अगर कोई पर्टिकुलर ज्वाइन करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं, हम हर पर्टिकुलर टॉपिक को टच करेंगे, चाहे वो टॉपिक 11th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, पर थोड़ा टाइम लगेगा। डे बाय डे, 1 by 1 एक क्लास हमेशा ऐड होगी। ओके गाइज़, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।